सब अपने हाथ में 5th नंबर का जो फॉर्म है वो और बॉल पेन, ये 2 साथ में रखना है। कहीं कहीं कुछ लिखवाना है तो वो आपको नोट करना पड़ेगा। अभी जो हम सेशन ले रहे हैं वो है पंचकर्म का, जो है शारीरिक शोधन। कल कल शाम से गुरुजी ने और सुबह मानसिक संशोधन कैसे करना है वो सब बताया है, बराबर। लेकिन अभी शारीरिक कैसे करना है और वो क्यों ज़रूरी है। अभी आप सब खाना खा के आए हैं तो मुझे सिर्फ एक ही आंसर चाहिए, जैसा अन्न वैसा। तो किसी ने क्यों तन क्यों नहीं बोला? खाते हैं तो हमारा बॉडी बढ़ता है ना, क्यों सब ऐसा बोलते हैं कि मन? क्योंकि जो भी खाते हैं उसकी डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट बोलो वो मन के ऊपर होती है। आप खाना सात्विक खाएंगे तो आपका मन सात्विक होगा, राजसिक खाएंगे तो राजसिक मन होगा, और तामसिक खाएंगे तो तामसिक मन होगा। ऐसे बॉडी में इफेक्ट नहीं बोला है, उसमें वात पित्त और कफ के हिसाब से दिया है, बराबर। इसलिए फूड जो है वो डायरेक्ट उसको कनेक्टेड है। इसीलिए जो शारीरिक शुद्धि है वो उससे आप मन की शुद्धि तक पहुंच सकते हो, वो एक सीढ़ी बनेगी। पंचकर्म जो है वो आपको जो करना है, बराबर, उत्तम संतति के लिए, उसमें वो एक सीढ़ी बनेगी। जहाँ तक मैंने देखा है पेशेंट में कि पंचकर्म के बाद उनका मानसिक संयम जो है, संयम का मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एज अ फिजिकली रिलेशन, बट उसको मतलब जैसे पहले मैं काउंसलिंग करती हूँ तो उसमें उनको बाहर का खाने की आदत ज़्यादा रहती है, कुछ तीखा तला हुआ, हफ्ते में एक बार रेस्टोरेंट में जाना वगैरह ऐसा, या फिर ऐसे खुशबू आ गई मैंने खा लिया, ऐसे भी होता है। लेकिन पंचकर्म के बाद उनको ही पूछा जाए ना, मैं फॉलोअप सेशन में वो पूछती हूँ कि आपको अभी खाने की क्रेविंग्स कैसी होती है, तो ऐसे बोलते हैं अब मेरी खाने की क्रेविंग्स भी कम हो गई है और अब तो सामने से निकल जाता हूँ तो भी इच्छा नहीं होती है, बराबर, क्योंकि वो माइंड का संयम हो गया है। ऐसा नहीं है, पहले भी भूख नहीं थी लेकिन वो देखने से ऐसा हो जाता था ना, ये मुझे खाना ही पड़ेगा, है? तो ये पंचकर्म से मन का संयम बढ़ता है। वो कैसे बढ़ेगा वो हम उसके जैसे स्टेप्स होगा तो वैसे वैसे भी पता चल जाएगा। और जो जिन व्यक्तियों ने किया है उनको पंचकर्म जिन्होंने करके आए हैं तो उनको भी पता होगा कि ये आपके मन के स्तर पर भी इतना इफेक्ट रहता है। यहाँ पे जितने उपस्थित हैं उनमें से किसी ने पंचकर्म किया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं गर्भ संस्कार के बारे में और कुछ नहीं ले रही हूँ, सबको हमें पता ही है। नेक्स्ट, ये क्यों काल इतना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे जो बेसिक न्यूरॉन्स है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बनते हैं। एक बार बन गए तो उसके बाद फिर वो एक्टिव कितने हैं उसके ऊपर ही बच्चे की बौद्धिक विकास वगैरह, आईक्यू वगैरह लेवल देखा जाता है। अगर वो एक दिन भी आप खुश नहीं रहे और डीएक्टिवेट रहे तो उसकी आईक्यू लेवल वैसे भी डाउन जाएगी। ये सिर्फ आईक्यू के ऊपर भी नहीं है, पूरा उसका बौद्धिक और मानसिक जो स्तर है उसके ऊपर पूरा इफेक्ट डालता है। इसीलिए गर्भावस्था का पहले का टाइम और गर्भावस्था का दोनों का टाइम इतना इफेक्टिव। इसलिए ये तीनों स्टेज में प्री प्लानिंग, प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, 1 साल का बच्चा हो तब तक ये ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मेन उत्तम गर्भ के लिए 4 पिलर से ऋतु क्षेत्र, अंबु, बीज जो हमने देखा है। नेक्स्ट, क्षेत्र में कभी कभी फीमेल्स की बॉडी में एडेनोमायोसिस मतलब जो कोथड़ी है, गर्भाशय की थैली है, वो सूज जाना, ट्यूबल ब्लॉकेज, पीसीओडी, बीज अच्छे से नहीं बनना, ऐसे सभी शारीरिक विकार भी उनको दिखते हैं। या फिर ऐसे सिंपली मेदस्विता भी बढ़ना जिससे बीज का विकास कम होता है। तो ये सभी जो है एक उत्तम संतति के लिए कभी वो बाधक रहते हैं, गर्भ के लिए वो बाधक रूप बनते हैं। नेक्स्ट, सेम वैसे ही बीज जो है, स्पर्म और ओवम, बराबर, उसके ऊपर भी इसकी इफेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गर्भ के डेवलपमेंट में जो मेन 6 फैक्टर है वो है मातृज,
પિતૃજ, સત્વજ, સાત્વજ, सात्म्यज અને रसज। अभी हमें तो ऐसा मोस्टली देखा है कि प्रेगनेंसी तो अभी लेडी को ही रखनी है, तो उसमें मेल का क्या रोल है, बराबर। एक बार प्रेगनेंसी रह गई तो मेल का तो वैसे भी कुछ रोल नहीं है। मोस्टली हम जो भी कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो फीमेल की ही करवाते हैं। पंचकर्म करवाने के लिए मेरे पास आते हैं तो मोस्टली ये, हाँ इनका करवा दो ना, मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर, क्योंकि मेरा कोई रोल उतना नहीं है। नहीं, लेकिन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो एक डेवलपमेंट का एक फैक्टर है, सेम एज अ मेल फीमेल फैक्टर। नेक्स्ट, कुछ चीज़ें आयुर्वेद में बताई है कि ये है वो बालक में माता की ओर से आती है, जिसमें है सभी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स, वो उनको माता की तरफ से आते हैं। मतलब उसकी टेंडेंसी मदर के जैसी ज़्यादा रहती है। अगर मदर को अस्थमा है तो बच्चे को आगे जाके वो डेवलप होने की शक्यता रहती है। तो उस हिसाब से उसकी स्किन, ब्लैडर, जो भी सॉफ्ट टिश्यू है वो उससे डिराइव्ड होते हैं। नेक्स्ट, वैसे ही जो भी हार्ड टिश्यू है और ब्लड वेसल्स वगैरह है तो वो, और ऐसे कई और भाव है जो पितृत्व से आते हैं बच्चे को। तो जैसे फादर को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हाइपर डिस्लिपिडीमिया है, तो वो बच्चे को आगे जाके आने की शक्यता रहती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स उसका रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट, वैसे ही आत्मज भाव, बच्चा खुश होना न होना, बराबर, हमें जो उत्तम आत्मा के आह्वान के लिए बोला है तो उसके लिए ये आत्मज भाव। नेक्स्ट, सत्वज भाव, मन के जो भी गुण है, बराबर, तो उसके लिए मन का संशोधन। नेक्स्ट, सात्म्यज, माता 9 महीने और उसके पहले के महीने में क्या उसको पसंद है, क्या वो डाइट करती है, क्या विहार करती है, कैसा विचार करती है, उसके ऊपर बेबी का हेल्थ वगैरह डिपेंड होगा। वो बार बार सिक होगा कि नहीं, एवरीथिंग, बराबर। उसका कॉम्प्लेक्शन, आपको बच्चा गोरा चाहिए और कैसा उसका कलर आएगा वो भी उसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट, रसज, आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं? आप टीवी देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई एक्टिविटी करने में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लेके सब कुछ। आपको तीखा खाना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा स्वीट पसंद है, आपका इंटरेस्ट कैसा है उस हिसाब से बेबी को वो ट्रांसफ़र होगा। जैसे माता अगर ज़्यादा स्वीट खाई तो उसका बेबी इन फ्यूचर उसमें डायबिटीज़ प्रोन होने का चांसेस है। सेम वैसे ही अगर वो ज़्यादा सॉल्टी वगैरह खाया तो उस बेबी को जो स्किन डिसऑर्डर है वो ज़्यादा होंगे। तीसरा, जो ज़्यादातर सभी अभी स्पाइसी फूड वगैरह खाते हैं तो उसको आगे जाके उसके बीज दोष में, मतलब स्पर्म और ओवम में डिफेक्ट होने की 100% शक्यता है, और वो बेबी भी आगे जाके इनफर्टिलिटी का शिकार बन सकता है। नेक्स्ट, तो ये जो 4 पात थे, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, तो उसकी शुद्धि कैसे करें, है ना? तो उसकी शुद्धि हम किसे कर रहे हैं? शरीर शुद्धि से ये 4 पात की शुद्धि हो गई, क्योंकि ये सभी फिजिकली है। नेक्स्ट, तो मेन ये जो है शरीर शुद्धि किससे करें? शरीर शुद्धि के लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट दिखाई है, वो है पंचकर्म। पंच मीन्स 5, प्रीवियस लेक्चर, पंच मीन्स 5 और कर्म मीन्स थेरापी। 5 ऐसी थेरापी जो हेड टू टो बॉडी को क्लींस करे। उसके साथ में और भी एडजुवेंट थेरापी जैसे रहती है, कोई लोकली कटी बस्ती वगैरह रहती है, शिरोधारा, ऐसा आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये जो 5 थेरापी है, वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, रक्तमोक्षण, उसका फुल बॉडी उसका इफेक्ट है, इसलिए उसको मेन बताया है। दूसरा चीज़, सभी को ये पंचकर्म, पांचों के पांचों कर्म नहीं करने होते हैं। उसमें से उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको आगे के लिए क्या रिजल्ट जाए, उस हिसाब से देख के, उसकी प्रकृति को देख के फिर उसको सजेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, तो ये शरीर शुद्धि से मेन क्या होगा? बीज शुद्धि। अब पूरा हमारा जो बॉडी है, हमने बायोलॉजी तो पढ़ी है, उसमें आया है कि हमारा बॉडी जो है पूरा कोष सेल्स से बना हुआ है। तो पंचकर्म से सभी सेल का क्लीनिंग होगा। तो ये जो हमारा ओवम और जो स्पर्म है वो भी एक सेल ही है, बहुत माइक्रो सेल है वो, तो वो भी क्लींस होता है। तो वो जितना उत्तम उतना आगे की सीड अगर अच्छा रहेगा तो ऑब्वियस है सीड है, जो अंदर की लाइनिंग वगैरह, मतलब गर्भाशय शुद्धि है, शरीर शुद्धि है, तो बालक को अच्छे से न्यूट्रिशन पहुँचेगा। तो ये जो है उसको आगे के बच्चे के मीन्स के बच्चे के हेल्थ के ऊपर ऑल ओवर इफेक्ट करता है। हाँ, शरीर शुद्धि से मेन कि उसमें जेनेटिकली और क्रोमोसोमल
ये दोनों जो डिजीज़ है उसको ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। कभी कभार कोई कोई कास्ट में ऐसा मिलता है कि कोई जीनेटिक इवेल्यू मिलता है, बराबर, कोई म्यूटेशन मिलता है, तो वो आगे बच्चे को ना जाए तो उसके लिए पंचकर्म बेस्ट है। दूसरा, आपको कोई भी डिजीज़ है तो वो बच्चे को ना जाए, लाइक डायबिटीज़, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो भी है वो है, और जो हेरिडेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं, कोई किसी को लेप्रेसी वगैरह रहता है, या मीन्स कि जो श्वेत कुष्ठ, सफ़ेद दाग जैसे बोलते हैं, तो वो भी अब आगे की पीढ़ी में ना जाए, उसके लिए पंचकर्म है। देन अल्टीमेट वो इनफर्टिलिटी को तो क्योर करता है। तो इस तरह से पंचकर्म पूरे बॉडी को शरीर शुद्धि करके बीज शुद्धि करता है। अब पंचकर्म जो उसके अभी में आगे जो आपको करने के लिए, जो घर पे करने के लिए हम बता रहे हैं, वो है विरेचन। वैसे तो कोई वैद्य के अंडर में करना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन जैसे गुरुजी ने बताया कि सब जगह ये पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको हम सुलभ तरीके से कैसे कर पाए, उसके लिए एक मॉड्यूल बना के हमने रखा है। दूसरी चीज़, ये सिर्फ आपको घर पे करना है, लेकिन उसके आप जब करेंगे तब हमें इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि हमारी पीरियड्स डेट आ गई है, हम इस महीने पे कर रहे हैं, ताकि हमारा पूरा सपोर्ट, हमारा ऑब्जर्वेशन फ़ोन थ्रू आपके साथ रहेगा ना। दूसरी चीज़ ये है कि मासिक ख़त्म होने के बाद ही शुरू करना है पंचकर्म। मासिक के बाद हाफ साइकिल हो गया उसके बाद से नहीं, जैसे मासिक ख़त्म हुआ उसके बाद से पंचकर्म शुरू करना है। और जब पंचकर्म करें तब हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में शुरू करें, ये दूसरा है। अभी पंचकर्म में जो विरेचन है ना, उसमें टोटल 20 दिन का समय जाएगा, जिसमें आपको 5 स्टेज में यह पूरा कंप्लीट होगा। जिसमें पहले 5 दिन है जिसमें आपको मेडिसिन दी जाएगी, उसको दीपन पाचन फेज बोलते हैं। दूसरा जो है वो घी पीने वाला फेज है, जिसको स्नेहन बोलते हैं, अभ्यंतर स्नेहन। तीसरा जो फेज है वो है मसाज और स्टीम का, और उसके बाद का जो है दवाई दे के पूरा क्लीन करना है, मतलब विरेचन करना है। उसके बाद का जो 5 डेज़ का दिन है, आपको एक डाइट प्लान और साथ में मेडिसिन दी जाएगी, वो पूरा फॉलो करना है। ऐसे करके आपका 20 दिन का वो प्रोटोकॉल ख़त्म होगा और शरीर शुद्धि कंप्लीट होगी। अभी ये अगर लौकिक तरीके से देखा जाए, कई बार ऐसा होता है कि चलो मैं घी नहीं पी सकता हूँ, तो उसका कोई विकल्प है कि नहीं, ऐसा कुछ भी परम। लेकिन हम उसको एक लौकिक तरीके से देखें कि विरेचन बॉडी में कैसे काम करता है। हमें एक कपड़े पे दाग लगाए या फिर रूटीन के कपड़े हैं, हमें धोने हैं, तो हम पहले काम क्या करते हैं, भिगोते हैं, राइट। क्यों भिगोते हैं? क्योंकि साबुन लग पाए, बराबर। पहले भिगोते हैं, फिर उसको साबुन लगाते हैं, फिर रगड़ते हैं, फिर उसको ज़्यादा पानी डाल के साफ़ करते हैं। अब वापस धुल गया लेकिन अभी सूखा नहीं है, तब तक तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वापस उसको सुखाना है। सुखाने के बाद हम वापस यूज़ कर सकते हैं। तो सेम 5 स्टेज इसमें होगा। पहले भिगोने का काम जो है वो पहली मेडिसिन करेगी कि आगे का जो घी है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। सेकेंड फेज है जो डिटर्जेंट काम करता है, वो बॉडी में हमारा घी काम करेगा, इसलिए घी स्किप नहीं कर सकते। बिना डिटर्जेंट, जैसे आप कपड़े नहीं धो सकते, तो वैसे आप बिना घी के पंचकर्म नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद थर्ड जो है रगड़ना, तो वो है मालिश शेक, हमारा बाहर से मसाज और स्टीम, वो जो है बॉडी पे रगड़ने का काम करेगा। और थर्ड जो है ज़्यादा पानी डाल के हम जो उसको मेल निकालते हैं, मतलब जो उबड़े हुए वात पित्त और कफ जो है, जो एक्स्ट्रा है बॉडी को सम लेवल में चाहिए, उससे ज़्यादा है, तो उसको निकालने का काम जो उस टाइम पे होगा वो विरेचन की दवाई करेगी। जो हमने सब उखाड़ लिया है उसको निकालना है, और बाद में वापस हमारा फूड कंजप्शन जितना था, हमारा बॉडी जैसे वापस वर्क कर रहा था, उस वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक संसर्जन क्रम दिया है। तो वो आगे की एक स्लाइड करिए। वमन जो है जनरली वो
सब कुछ जो मुंह के द्वारा निकाले कचरा तो उसको वमन बोलते हैं, नीचे के द्वार से निकाले तो वो विरेचन बोलते हैं। इसमें वमन की जगह हमने विरेचन इसीलिए रखा है, एक तो वमन है वो बिना वैद्य के नहीं हो सकता है, उसमें उसका कॉन्स्टेंटली इफेक्ट हो, मतलब खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है सबको वमन ठीक नहीं है। थर्ड, विरेचन इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वो अपान वायु का अनुलोमन करता है। जैसे बॉडी में 5 प्राण है तो सबका अनुलोमन होना ज़्यादा जरूरी है। किसी को कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी है, तो वो विरेचन से इजीली इफेक्ट हो जाता है। तो सबकी एक में डाल के करें तो विरेचन ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए हमने विरेचन आपको चूज़ किया है। और दूसरा चूज़ किया है बस्ती। ये दो अभी मैं आपको कैसे करना है वो आपको सबको सिखाऊंगी। नेक्स्ट नस्या और उत्तर बस्ती। कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या फिर मतलब जैसे कोई हमने हार्मोनल रिपोर्ट्स करवा लिया या फिर पीरियड्स इरेगुलर है तो उसमें नश्य थेरापी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, सिर दर्द है उसमें रहती है। और उत्तर बस्ती कभी ट्यूबल ब्लॉकेज रहता है, अंदर की दीवार इतनी अच्छे से नहीं बनी होती है। दूसरा है कि अंदर कोई मतलब जो दीवार है उसमें एडेनोमायोसिस वगैरह होता है तो उसमें ये उत्तर बस्ती ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट, विरेचन में पहले से शुरू विहार में क्या ध्यान रखता है, आहार का ध्यान क्या रखना है वो तो मैं एक के बाद एक बताऊंगी, लेकिन विहार में क्या ध्यान रखना है शुरू से अंत तक का मतलब है जैसे पहले ही स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक। जनरली विरेचन के टाइम पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बहुत जोर से या बहुत देर तक बोलना नहीं है, लंबी दूरी यात्रा नहीं करनी है, एक ही जगह पे लंबे समय तक बैठना नहीं है। जैसे किसी की जॉब ऐसी सिटिंग वाली है तो आधे घंटे पे एटलीस्ट 3 मिनट के लिए वहाँ पे खड़े हो जाए या फिर आजू बाजू होके वापस बैठ जाए, ज़्यादा चलना नहीं है। दूसरा, गर्म पानी ही पीना है, कान में रुई रखना है क्योंकि बाहर की हवा ठंडी हो या गर्म वो बॉडी को इफ़ेक्ट ना करे। दोपहर में बिल्कुल भी सोना नहीं है, देर रात तक जगना नहीं है, ज़्यादा हवा और धूप में जाना नहीं है और अधिक श्रम वाला काम नहीं करना है और ज़्यादा पानी में रहने वाला काम नहीं करना है। इतना तो बेसिकली आपको पालन करना ही करना है। तो उसकी विहार जितना अच्छे से करेंगे और आहार जितना अच्छे से करेंगे तो पंचकर्म की मेडिसिन अच्छे से वर्क करेगी और उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। पहला जो आपको एक ऐसे किट दी जाएगी जिसको पंचकर्म घर पे करना है, वो किट यहाँ से ले सकते हैं। तो उसमें क्या क्या रहेगा वो दवाइयाँ वो आपको मैं बता रही हूँ। एक सिरप रहेगा और एक कैप्सूल रहेगी। एक फुदीन जीरा सिरप है वो 20-20 ml खाने के पहले लेना है, या आप ना हो तो अपने बुक में नोट कर सकते हैं। ये जो है वो 20-20 ml, क्योंकि इसमें जो डोज है वो अलग लिखा होगा, बराबर। ये 5 दिन में दवाई कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ये गैस्क्योर कैप्सूल रहेगी, वो 2 टैबलेट जो है वो खाने के बाद लेनी है। इतना कंप्लीट करना है। पहला जो है वो 5 दिन के लिए है, आपके उसमें 3 दिन लिखा है, उसमें 5 दिन कर दीजिए। उसमें आपको नियमित जो सादा भोजन कर रहे हैं वही खाना है, बाहर का पैकेट वाला फूड, फर्मेंटेड चीज़ें, ढोकला वगैरह ऐसा कुछ है तो नहीं खाना है। और जितना भूख हो उसका 70% ही आपको खाना है। ताज़ा छाछ पी सकते हैं लेकिन दही बिल्कुल नहीं खाना है। पहले 5 दिन में ये खास ध्यान रखना है। दूसरा जो है नेक्स्ट, सबको ये समझ में आ गया? डन। फुदीन जीरा पहले लेना है, गैस क्योर टैबलेट है वो बाद में लेना है। दूसरा स्टेप है जिसमें घी पीना है, जिसमें यहाँ से आपको एक 500 ग्राम का गिर गाय का घी मिलेगा और साथ में एक मेजरमेंट कप भी रहेगा, बराबर। उस दौरान आपको क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। खाने में खास ध्यान रखना है, इसमें रोटी और सब्जी एकदम वर्ज्य है।
तो खाने में मूंग चावल लेने हैं, जीरासर या हाथ छड़ के जो चावल है वो। दाल में मूंग ज़्यादा प्रीफर करनी है, चावल और खिचड़ी जिसमें मूंग ज़्यादा, एक भाग चावल। फ्रूट्स में सिर्फ अनार और पपीता ही ले सकते हैं, और नमक हल्दी वाले मुरमुरे लेने हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लेना है। छोंक में जो छोंक लगा सकते हैं, लेकिन उसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च नहीं डालनी है, बाकी सब आप डाल सकते हैं। सुबह जो है, अभी गर्मी के दिनों आएंगे इसलिए 8 बजे, आप में 9 बजे लिखा है, आप 8 बजे कर दीजिए। 8 बजे से पहले घी पी लेना है, और घी पीने से पहले ही नहा लेना है। अगर आपको बाल धोने हैं तो उसके पहले ही धो डालने हैं। घी पीने के बाद नहाना नहीं है, बाल धोने नहीं है। घी को डबल बॉइलिंग मेथड से गरम करना है। लाइक पहले आपने ये जो घी है, एक एक पतीली लिया, उसमें पानी डाल के उसमें एक कटोरी रखा, उसमें रैंडमली पहले आप घी निकाल लीजिए, है ना। पीछे आपको 3 मात्रा दी गई है, पहले दिन 30 ml, दूसरे दिन 60 ml, ऐसे 30 ml बढ़ाते जाए। हम 5वें दिन पे 150 ml पियेंगे। तो पहले आपने रैंडमली उसको गुनगुना गरम कर लिया। कभी डायरेक्ट गरम मत करो, क्योंकि एक बार गरम हो जाने के बाद उसको कूल होने में टाइम लग जाएगा, बराबर। इसलिए इनडायरेक्ट हीट से गरम करके इसमें से 30 ml निकाल के पहले आप पी लो। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वे दिखाती हूँ कि कैसे पीना है। एक ट्रे में पहले 30 ml रखो, साथ में थोड़ा गुनगुना पानी रखो, और साथ में कोई घर का मुखवास रखो। जैसे ये पी लिया, तुरंत थोड़ा सा एक घूंट गर्म पानी पी के उसको कूले करके अंदर ले लीजिए। तुरंत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। और उसके बाद थोड़ा सा मुखवास लेके उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मतलब थोड़ी खुले में चले जाए या फिर दूसरे रूम में चले जाए, बराबर। ऐसे प्रैक्टिकली वे में करना है। घी पीने के बाद घर में थोड़ा हलन चलन करना है। घी पीने के बाद आगे जो 2 लिखा है ना, वो निकाल देना। घी पीने के बाद 2 से 3 घूंट गरम गरम, मतलब गुनगुना पानी हर 15-20 मिनट पे पीते रहना है, अंतराल पे पीते रहना है। कब तक पीना है? जैसे हमें नाश्ता डाइजेस्ट होता है तो हम दोपहर का खाना खाते हैं, फिर दोपहर का डाइजेस्ट होता है इसलिए हम शाम का खाना खाते हैं। तो ये जो घी है वो हमारा नाश्ते के टाइम पे है, तो नाश्ता हमारा स्किप होगा। फिर जैसे घी पचने के बाद आपको जब भूख लगे तब इसमें से आपको जो कुछ भी खाना है वो आप खा सकते हैं। फिर दिन भर में आपको जितनी बार भूख लगे आप खा सकते हैं, लेकिन जब तक भूख ना लगे तब तक एक निवाला भी मत लीजिए, तब तक पानी पिए, है ना। दूसरा है, पानी कब तक पीना है? जब तक भूख लगने लगे तब तक ये 15-20 मिनट पे पानी पीते रहना है। फिर बाद में एक बार आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपको जब प्यास लगे तब ही पानी पीना है। थर्ड, भूख लगने का समय और घी पीने का टाइम दोनों नोट करना है, क्योंकि जब हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको ये दोनों हमें मैसेज करना रहेगा कि आज 30 ml इतने टाइम पे, और आज इतने टाइम पे हमें भूख लगी। तो आपका कैसा जरण शक्ति है वो हमें पता चलेगा। बहुत ज़्यादा भूख लगने पर ही खाएं। और कभी कभार मोस्टली ऐसे करते हैं कि चलो 11:30 बजे भूख लग गई, 8:30 बजे घी पिया, 11:30 बजे भूख लग गई, तो चलो अभी 1 घंटे के बाद वापस खाना बनाना ही है, तो तब तक के लिए वेट करते हैं। तो एक बार भूख लग गई है तो वेट मत करो। आपके पास मुरमुरा है, दाड़िम है, पपीता है, कुछ भी खा सकते हो। तो ये खास ध्यान रखना है, नहीं तो आपको सिर दर्द वगैरह ऐसा कभी लगेगा। जिन लोगों को चाय की आदत है उसको सिर दर्द रहेगा, तो उसमें कोई चिंता मत करो। कोई एलोपैथी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रही हूँ वो करना है सिर्फ। गरम पानी थोड़ी सी ड्राई जिंजर पाउडर लेके उसमें थोड़ा गरम पानी मिला के उसका पेस्ट बना के जहाँ आपको हेडेक है वहाँ लगा देना है, बराबर। और थोड़ा चाय की तरह उसको गुनगुना पी लेना है, ऐसे 1 कप गरम पानी में जिंजर डाल के। ये सबको समझ में आ गया? डन? हाँ। कभी ऐसा डायलेमा होगा आपको कि भूख लगी है कि नहीं, तब आप पहले गर्म पानी पिए। गर्म पानी जैसे जैसे पिएंगे ना, तो आपको घी के सामने बॉडी आपको एक उद्गार के हिसाब से देगी। तो घी का आपको टेस्ट ना आए तो आप खा लेना, घी का टेस्ट आए उसमें तो आप मत खाना।
2 से 3 घूंटी, और 6 से 8 के बीच में पी लेना है। आगे आगे चलूं? बताती हूँ। वो 5 डेज ही है, 5 डेज के बाद उसको स्टॉप करना है। फिर घी के टाइम पे सिर्फ घी ही पीना है और कोई मेडिसिन नहीं जाएगी, है ना। अब थर्ड फेज है मालिश और भाप, मतलब स्टीम का, जो 3 दिन रहेगा। घी के बाद घी के लक्षण आपको बॉडी में अच्छे से आने लगेंगे, आपको स्टूल में भी थोड़ा चिकनापन आता रहेगा, ऐसे ऐसे सब लक्षण आएंगे। और जो डाइजेस्ट होने का टाइम है वो देरी से बढ़ता जाए, मतलब सुबह आपने 8 साढ़े 8 बजे ले लिया तो हो सकता है शाम को 5:30 बजे, किसी को 7:30 बजे भी भूख लगे, तो कोई कोई को 10:30 बजे, और किसी को नहीं भी लगती है, तो कोई चिंता नहीं करनी है, वो बॉडी अपना काम करेगा, है ना। तो कभी जैसे डाइजेस्ट होता जाएगा वो आपको स्टूल में दिखता जाएगा, है ना। लेकिन आपने जैसे बताया ना कि भूख नहीं लगी और आपने खा लिया तो भी स्टूल में आएगा, लेकिन वो कच्चा आएगा। उसके बाद है थर्ड, जिसमें मसाज करना है। अगर आपके आसपास में कोई मसाज सेंटर है, आयुर्वेदिक मसाज सेंटर, तो आप करवा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आपको एक ऑयल की बॉटल रहेगी, मिलेगी, जिससे आपको सेल्फ बॉडी मसाज करना है। कैसे करना है वो भी, जैसे हमारे हेयर्स है वो डाउनवर्ड्स रहते हैं, तो हमें पूरा उल्टा मसाज करना है, पैर से लेके हार्ट की और हमारी गति होनी चाहिए। सेम वैसे ही जैसे सभी जॉइंट्स है तो वहाँ पे राउंड वगैरह करिए, चेस्ट पे है और एब्डोमिन पे है तो वहाँ पे राउंड मसाज करना है। बैक से लेके सब जगह पे आपको सेल्फ बॉडी मसाज करना है। 10 to 15 मिनट करने के बाद आपको गर्म पानी से नहा लेना है। गर्म पानी भी ऐसे ऐसे आपको मतलब ऐसे डाल के करना है, धारा की रूप में करना है, नहीं कि डायरेक्ट टब ऐसे टब भर के आपको डाल दिया। आपको धारा डालते जाना है और उस हिसाब से आपको स्टीम की इफ़ेक्ट आए उस हिसाब से करना है। खाली पेट करना है ये, और खास भाप के लिए गर्म पानी से ही। उसमें उस दिन आपको सुबह में चाय या दूध आप जो भी लेते हैं रोटी के साथ ले सकते हैं। दोपहर में 2 रोटी और साथ में सब्जियाँ लाइक लौकी, गलका, तरोई ऐसा कुछ ले सकते हैं। परवल हो तो परवल भी ले सकते हैं। शाम में सिर्फ मूंग, चावल और खिचड़ी। जिनको वज़न ज़्यादा हो तो वो इसमें एक ही टाइम रोटी खाए, तो वो दोपहर की रोटी है वो कम कर दे या फिर सुबह की रोटी ना ले, है ना। तो ये एक चेंज करते हैं। कोई हाँ, तो मुरमुरा है या फिर ऐसे ही रोटी भी ले सकते हैं। हाँ, खाखरा ले सकते हैं उस टाइम पे, लेकिन लाइक तीखा वाला नहीं होना चाहिए, साथ। अब हमारा फाइनल डे खेलने का टाइम आ गया, वो है विरेचन, बराबर, जिसके लिए हम 10 दिन से तैयारी कर रहे थे। तो वो है विरेचन का दिन, जो एक ही दिन होगा। इसके अगले दिन आपको ये करना है कि रात को ये जो मैंने किशमिश रखी है, काली सूखी द्राक्ष रखनी है, येलो वाली नहीं। काली सूखी द्राक्ष जो है वो 100 ग्राम लेके उसको पीछे लास्ट पेज पे दिखाया है कि अंगूर का पानी कैसे बनाए, मुनक्का का पानी। 100 ग्राम काले सूखी मुनक्का लेके रात को 1 से 1.5 लीटर पानी में भिगो देना है, और दूसरी सुबह जिस दिन विरेचन है उस दिन उसको ब्लेंडर या मैश करके छान लेना है और उसको गर्म कर लेना है। फिर यहाँ से आपको एक मेडिसिन दी जाएगी, वो है त्रिवृत अवलेह। ये उस दिन, इसमें जितनी भी मेडिसिन है वो सुबह खाली पेट आपको ले लेना है। खाली पेट का मतलब पहले नहाना तो है ही, नहा लेने मीन्स बाथ लेने के बाद ये आपको पीना है। जितनी भी मेडिसिन है वो चबा के खानी है, और साथ में गर्म पानी के घूंट पी सकते हैं। थोड़ी सी भी जो भी बची हो उसमें पानी डाल के आपको पी लेना है। सुबह 8 से 8:30 के बीच में आपको ये मेडिसिन पी लेनी है। टाइम नोट कर लीजिए अपने में।
इसमें एक नीचे जो सुबह खाली पेट दवाई लेनी है। अब ये दवाई पी लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो 5 मिनट थोड़ा हल्का फुल्का चले, टाइम घड़ी के हिसाब से ही ये करना है, ताकि आप पूरा दिन ये चीज़ करनी है तो आप थक ना जाओ। तो 5 मिनट आपको थोड़ा चलना है, उसके बाद 5 मिनट आराम करना है। आराम है वो सोफ़ा और बेड पे नहीं करना है, टॉयलेट के नज़दीक एक चेयर लगा दीजिए और उसमें ही आराम करना है। साथ में गर्म पानी की थैली है वो नाभि के नीचे लगा के आपको सिकाई करनी है। ये 5 मिनट हो गया। फिर आपको 2 घूंट गर्म पानी के और 2 घूंट मुनक्का के पानी के पीने हैं। पानी पीने के बाद वापस आपको चलना है, बैठना है, पानी पीना है। ये पूरा क्रम पूरे दिन के लिए चलेगा। सुबह 8 बजे आपने दवाई ली है तो वो ऑलमोस्ट 4-5 बजे तक में आपका विरेचन ख़त्म हो जाएगा। विरेचन के बाद मतलब कि लेटरिन का वेग आए उसके बाद केवल हाथ ही धोने हैं। हाथ मीन्स के पैर और मुंह बार बार नहीं धोना है। विरेचन के वेग के बाद 5 मिनट, अब ये जो क्रम मैंने जो बताया है वो दवाई पीने के बाद से शुरू ही कर देना है। अब जैसे दवाई डाइजेस्ट होगी वैसे आपको विरेचन के वेग आते रहेंगे। तो जैसे आपको लेटरिन जाना पड़ा तो उसके बाद से हमारा जो क्रम है वो वहाँ से ब्रेक होगा। तो कहाँ से वापस शुरू होगा कि जैसे आप लेटरिन जाके आए तो बाद में पहले 5 मिनट आराम करना है। मोस्टली हमारा ऐसा रहता है कि जैसे ही हम बाथरूम गए, लेटरिन गए तो हम डायरेक्ट किचन में जाके पहले पानी पीते हैं, बराबर। लेकिन ये रूटीन में भी ऐसा नहीं करना है। 5 मिनट आप अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए और बाद में आप पानी पीजिए। तो जो दवाई लेने के बाद का जो रूटीन हमारा था, आप बैठे रहे हैं, मीन्स के बैठने का टाइम है और आपको तब विरेचन का वेग लगा है और आप विरेचन वेग के बाद भी आए तो आपको चलना नहीं है, 5 मिनट बैठना है, नाभि के पास में सिकाई करनी है और फिर आपको 2 घूंट गर्म पानी के और 2 घूंट द्राक्ष का पानी का पीना है और फिर चलना है। तो ये समझ में आ गया है कि कैसे रूटीन करना है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ओके। जैसे ये सुबह आपने 8 बजे दवाई ले ली है, बराबर। दवाई पीने के बाद जैसे ये डाइजेस्ट होगी उसके बाद आपको आधे 1 घंटे में आपको विरेचन के वेग लगेंगे, बराबर। तो तब तक के लिए क्या करना, आपने दवाई पी लिया उसके बाद आपको 5 मिनट चलना है, चलने के बाद 5 मिनट बैठना है और नाभि के वहाँ सिकाई करनी है और फिर 5 मिनट के ये बैठने के बाद 2 गर्म पानी के घूंट और 2 द्राक्ष के पानी के घूंट पीने हैं। ये पीने के बाद वापिस चलना है, बैठना है, पानी पीना है, चलना है, बैठना है, पानी पीना है। अब बीच में आप चलते थे और आपको विरेचन का वेग लग गया, बराबर। विरेचन का वेग मतलब लेटरिन, ब्रेचन, बराबर। तो उसके बाद आने के बाद आपको बैठना कंपलसरी है। वहाँ से हमारी चेन टूटेगी, नई चेन शुरू होगी और उस बैठने के बाद वापस जो शुरू होता है हमारा चेन वहीं से स्टार्ट होगी। अब समझ में आ गया? ऐसे करेंगे तो आपकी शुद्धि अच्छे से होगी और आपको थकान नहीं लगेगी। नहीं तो आप बैठे ही रहे या चलते ही रहे, ऐसा होगा तो आप थक भी जाएंगे और अगर बैठे ही रहे तो वेग जब आप चलना शुरू करेंगे ना तब आएंगे। अब ऊपर एक चार्ट दिया है तो वो बता देती हूँ कैसे। वो चार्ट आप लेटरिन से निकलने के बाद, विरेचन का वेग आने के बाद आपको फिलअप करना है। उसमें टाइमिंग लिखना है, आने के बाद क्या टाइमिंग है। 1 से 20 तक मैंने वहाँ पे नंबर दिए हैं, अप टू 30 नॉर्मल है विरेचन के वेग, बराबर। किसी को 25 बार भी जाना पड़े, किसी को 5 बार भी जाना पड़े, किसी को 15 बार भी जाना पड़े, तो वो अपनी बॉडी के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि चलो हस्बैंड वाइफ दोनों करे तो तुम्हारे तो 17 हुए, मेरे तो 9 ही हुए, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, बराबर। क्योंकि वो दोनों की प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, बॉडी अपने आप काम करेगा, बस आपको उसको सपोर्ट करनी है। तो यहाँ से 1 से 20 तक का दिया है, ज़्यादा है तो ऊपर आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। टाइम लिखना है, एक बार गए तो एक नंबर के आगे टाइम लिखना है। फिर काउंटेबल फोर्सेस, जैसे आप जो आती है वो काउंट करके लिखनी है। अगर एक बार में 2 आई, एक बार में 3 आई तो वो लिखना है। जो छोटी छोटी पिचकारी आती है वो नहीं लिखनी है। थर्ड है, फ्लश करने से पहले आपको कलर देखना है और कंसिस्टेंसी देखनी है। ये इसलिए है कि कभी ऐसा होगा आपको ग्रीनिश भी आएगा। शुरुआत के 1-2 है वो पीले पीले दस्त आएंगे, उसके बाद में आपने दवाई पी है वो कत्थे कलर की, ब्राउन कलर की है तो आपको ब्राउन आएगा। उसके बाद में ऐसा भी होगा कि आपको ग्रीनिश आएगा।
तो वो पित्त निकल रहा है, म्यूकस कफ निकल रहा है, तो आपको बिना मीन्स के पहले ही फ्लश कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। वो शुद्धि के लक्षण है। तो जो कुछ भी है वो आपको उसमें लिखना है किस कलर का आ रहा है। कभी ऐसा लास्ट में ऐसा भी होगा कि सिर्फ पानी का जैसा पानी का कलर का ही निकल रहा है। शुरू के जो है वो कठिन आ सकते हैं, बाकी सब लूज है। अब रिमार्क्स में क्या लिखना है, कभी गैस निकला, गैस पास होता है, कभी ऐसे म्यूकस जैसा निकलता है, तो वो सब जो है वो रिमार्क्स में लिखना है। तो आप अभी ही लिख डालो कि वहाँ पे कभी चिकास वगैरह निकले या फिर गैस वगैरह निकले, तो वो रिमार्क्स में लिखना है। ये पार्ट अब डन है। ऐसे आपको 4 से 5 बजे तक करना होगा। फिर उस जब ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पानी पी रहे हो लेकिन आपको विरेचन के वेग जाना नहीं पड़ रहा है, एक गैप बढ़ता जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, फिर भी आप विरेचन के वेग नहीं लगे और आपको यूरिन का वेग आएगा, मूत्र का वेग आएगा, ऐसा होगा। तो उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा भूख लगने की शुरुआत होगी। जब भूख लगने की शुरुआत हो तभी पहले गर्म पानी से नहाने जाना है, फिर बाद में आपको खाने में चावल का पानी पीना है। पीछे आहार वाले पेज पे आ जाइए। चावल का पानी कैसे बनाना है, आधा कप चावल लेके 7 कप पानी में उबाले, छान ले और सिर्फ उसको पानी ही पिए। नेक्स्ट ये जो है साइड में मैंने जो दिखाया है वो सिर्फ चावल का पानी ही है। तो पहले दिन वही लेना है और शाम में ये एक आपको कैप्सूल दी जाएगी, वो एक कैप्सूल आपको पीनी है टिल आपका नेक्स्ट पीरियड या फिर ये जब तक खत्म ना हो तब तक, है ना। तीनों टाइम एक कैप्सूल ये पीना है विरेचन के रात से शुरू करके। आपने मूंग का पानी पियाओ, चावल का पानी पियाओ, कुछ भी पियाओ, लेकिन यही लेना है। ये जो लास्ट का है जो संसर्जन क्रम है वो जनरली 4 से 5 दिन का रहेगा। विरेचन का दिन पहला दिन गिना जाएगा। उस दिन शाम को चावल का पानी पीना है, दूसरे दिन सुबह में मूंग का पानी पीना है। कम मूंग रात को भिगो दे, सुबह उसको उबाल के सिर्फ हल्दी नमक डाल के सिर्फ पानी पीना है। 25% जितना आप उसमें मूंग डाल सकते हैं। लंच में भी सेम मूंग का पानी या फिर चावल का पानी। डिनर में पतला खिचड़ी या मूंग का पानी और चावल का पानी लेना है। तीसरे दिन छोंक लगा सकते हैं जिसमें चावल का पानी और मूंग का पानी, जैसे 50% पानी और 50% मूंग, ऐसे करके रखना है। लंच में आप चावल और पानी वाला मूंग, अच्छे से भूख हो तो आप उस हिसाब से दोनों मिला के ले सकते हैं। डिनर में वेजिटेबल सूप्स लाइक घर पे ही बनाया हुआ, कोई रेडी नहीं चलेगा। लौकी, गाजर या पालक का बना सकते हैं और पतली खिचड़ी साथ में ले सकते हैं। यहाँ तक आपको मिर्च नहीं डालनी है। जो छठे दिन के बाद ही आपको मिर्च वाला खाना है, तब तक आपको मिर्च नहीं डालनी है। जो पहले छोंक लगाते थे वैसे ही लगाना है। 4th डे पे आपको सादा पानी पीना शुरू करना है। तीसरे दिन तक आपको गर्म पानी पीते रहना है। चौथे दिन पे सुबह में चावल का पानी और साथ में मूंग वाला पानी ले सकते हैं, जिसमें 25% पानी और 75% तक मूंग होना चाहिए। लंच में आपको अच्छी भूख लगे तो चावल और पानी वाला मूंग ले सकते हैं। डिनर में वापस लौकी, गाजर, पालक की सूप और दलिया वगैरह ले सकते हैं। 5वें दिन में सेम सुबह मूंग लीजिए, दोपहर को अच्छी भूख लगे तो एक, लेकिन जौ की रोटी खाए। वहाँ पे एक रोटी लिखा है, वहाँ खास करके जौ की रोटी खाए। और सब्जियाँ लौकी, गलका, तरोई, परवल ऐसे सब ले सकते हैं। और शाम को वैसे ही। अब छठे दिन से आप रूटीन डाइट में, मतलब आप विरेचन से पहले जो खाते हैं वो शुरू करना है। और यहाँ हम आपको दिनचर्या में जो बताए कि अभी ये आपके फूड में ये इंक्लूड नहीं करें, ये आप हटाओ या फिर जो भी हम बता दें, तो वो आपको फॉलो करते हुए आपको ये करना है, जिसमें नियमित भोजन और कम मात्रा में करनी है। डायरेक्ट चलो आज खाने का मतलब ऐसा होता है जैसे किसी के दिन बंद नहीं किया हो, वैसे वो पेशेंट ऐसे राह देखते हैं कि कब मैडम छुट्टी दे खाने के लिए, बराबर। ऐसा नहीं करना है, लेकिन ये आपका बॉडी ही मना कर देगा। एक ग्लास है वो गंदा है कि आप उसमें कितना भी पानी डालें तो वो उसका अपीयरेंस कैसा रहेगा, गंदा ही रहेगा, बराबर। एक बार वो क्लीन हो गया तो आप जो भी डालेंगे ना वो आपकी बॉडी शो कर देगी। आपने कभी बाहर का खा लिया तो नहीं सूट होगा। वो एक बार आप विरेचन कर लेंगे ना, जो अगर अच्छे से विरेचन किया है ना तो उसकी इफेक्ट ये मिलती ही मिलती है।
और आपको खाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो इस हिसाब से हमारा पूरा विरेचन कंप्लीट होगा। ये पूरा 1 महीना में इसके 20 दिन लेगा, बाकी के दिन में ये मेडिसिन कंप्लीट करके नेक्स्ट पीरियड की वेट करनी है। उसके बाद से क्या करना है, तो उसके बाद का एक है बस्ती। बस्ती में यहाँ एक और किट दी जाएगी जिसमें है एक कैथेटर रहेगा, सॉरी एक सिरिंज रहेगी, एक रबर कैथेटर रहेगा और एक 500 ml की एक ऑयल, भला अश्वगंधा ऑयल की आपको बोतल रहेगी। वो हर रोज़ एक्चुअल में बस्ती जो है उसकी डोज के हिसाब से रहती है, लेकिन वो वैद्य के अंडर उसकी डोज होनी चाहिए। जो मैं यहाँ प्रिस्क्राइब आपको कर रही हूँ वो लो डोज में कर रही हूँ, जिसमें आपको जैसे विरेचन में इतना ज़्यादा हमने ध्यान रखा है उतना ध्यान रखने का वो नहीं है। उसमें आप सादा भोजन जो वो रूटीनली ले सकते हैं, रोटी चावल सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन रात को खाने के बाद आपको ये 20 ml, ये वहाँ पे लिख देना 20 ml ही बस्ती लेनी है। कैसे करना है वो दिखा देती हूँ। इसको, इस ऑयल को इनडायरेक्टली, आपके पास मेजरमेंट है ही, और मेजरमेंट हो तो वैसे भी इसमें मेजरमेंट दिखाई देता है। तो 20 ml जो है वो सिरिंज में ऑयल भर के ये कैथेटर उसमें आगे लगा देना है, फिर उसमें से हवा निकाल के आगे जो 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के निकल जाए ना तब तक उसको निकाल देना है, हवा अंदर नहीं डालनी है। ये हम देंगे मलद्वार से बस्ती जो है, तो उसमें उसकी पोजीशन रहेगी लेफ्ट, बाईं ओर करवट लेके, जैसे हम खाने के बाद जो वाम कुक्सी का जैसे बोला है ना, तो उस हिसाब से, लेकिन उसका जो राइट पैर है वो अपने चेस्ट की ओर होना चाहिए। मैं उस हिसाब से, इस हिसाब से उसको बस्ती देनी है। हस्बैंड वाइफ को दे सकते हैं, वाइफ हस्बैंड को दे सकते हैं, ये दोनों के लिए है और दोनों कर सकते हैं। इसकी भी इफेक्ट गर्भ धारण के ऊपर बहुत ही अच्छी है। वो गर्भ धारण करने के लिए इस ऑयल को हमने चूज़ किया है और बस्ती चूज़ की। तो जैसे आपका पीरियड ख़त्म हो जाए उसके बाद से आप थ्रू आउट मंथ के लिए ये 20-20 ml की बस्ती, मात्रा बस्ती आप घर पे दे सकते हैं। खास खाने के बाद तुरंत दो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ कि ये हो जाने के बाद आपको शुरू में ऐसा होगा कि बस्ती अंदर टिकेगी नहीं, आपको गैस के साथ वो निकल जाएगी, लेकिन अच्छा साइन है कि आपका जो बढ़ा हुआ वायु है वो वहाँ से निकाल रही है। एक टाइम आएगा कि वो अंदर टिकने लगेगी, है ना। तो पेशेंसली उसको करना है और वो अपना काम अंदर जाके करेगा, लेकिन ये गुनगुना होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं, मतलब बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा, उतने पे उसको गर्म करके लेके देना है। ये कैथेटर फिर आप रीयूज़ कर सकते हैं, जिसका भी मतलब जिसके लिए भी रख रहे हैं तो उसको बाद में आप गर्म पानी से, हाँ खास सिरिंज को नहीं धोना है, सिर्फ कैथेटर को ही धोना है। कैथेटर को गर्म पानी में धोने के बाद आप वापस उसको ऐसे छाट के, मतलब पानी अंदर से निकल जाए, फिर बाद में आप कोई पॉलीथीन वगैरह में रख दो ताकि दूसरे दिन यूज़ कर सके, है ना। तो इसको कुछ नहीं होगा, इसे बाहर नहीं छोड़ना है, ये तो कुछ जम्स या मीन्स जो भी बोले हम, फंगस वगैरह कुछ ऐसी जगह रह गया तो पानी वाला बहुत गीला रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अच्छे से इसको साफ़ करके करना है। हर रोज़ नया लेने की भी ज़रूरत नहीं है, एक पर्सन के लिए ये एक ही नफ है। अभी बस्ती में सबको समझ में आ गया है। हर रोज लेनी है 20 ml, पूरी एक साइकिल विरेचन, दूसरी साइकिल नहीं, रात को ही, रात को खाने के बाद। दूसरा, इसके बस्ती के बाद और कुछ खाना नहीं है पूरा 1 महीना। अगला, हाँ विरेचन के बाद वापिस मासिक आ गया, लेडीज के लिए मासिक जैसे आ गया, उसके जो मासिक खत्म होने के बाद से शुरू करना है टिल नेक्स्ट पीरियड आए तब तक। जेंट्स को लेडीज के साथ ही शुरू करें, क्योंकि विरेचन के बाद 10 दिन का गैप होना चाहिए। संसर्जन क्रम खत्म होने के, डाइट प्लान खत्म होने के 10 दिन के बाद से जेंट्स शुरू करें। आप 10 मिनट के लिए सोना जरूरी है।
न लेने का तात्पर्य? ना, विरेचन की इफेक्ट हाँ, आपने अगर करवा लिया है तो फिर आप बस्ती के लिए जा सकते हैं, वापिस विरेचन नहीं करना है, बराबर। बस्ती है वो बार बार ले सकते हैं, लेकिन विरेचन है वो 6 महीने पे ही लेना है। अगर किसी ने 6 महीने पहले विरेचन, मतलब इन विदिन 6 मंथ में आपने किसी ने भी विरेचन करवाया है तो वो विरेचन ना करे, वो डायरेक्ट बस्ती में जाए। बाकी विरेचन की इफेक्ट विरेचन की जगह है, बस्ती की जगह है। कोई भी का मतलब एक बात ये है कि किसी के भी बॉडी में सिर्फ एक ही डोमिनेंसी नहीं रहती है। जैसे मेरी बॉडी है तो उसमें सिर्फ वात और कफ, वात ही ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता। सबकी बॉडी में वात, पित्त और कफ तीनों है, वो प्लस और माइनस के इफेक्ट में रहता ही रहता है। किसी की कभी एक सिंगल प्योर कभी नहीं हो सकती, है ना। तो वो जो है वो पूरा बैलेंस करता है तीनों को, वात, पित्त और कफ तीनों को वो बैलेंस करता है। इसीलिए हमने विरेचन चूज किया है। वमन भी करता है, लेकिन वमन इट्स अ डिफरेंट पार्ट, है ना। सभी पंचकर्म करते हैं, लेकिन सबकी एक एक इफेक्ट है पूरे बॉडी के ऊपर। डन, सबको समझ में आ गया कैसे आगे के करना है। खास जिन लोगों को करना है वो अपने अगले नेक्स्ट पीरियड आए, जैसे ही पहला दिन हो उस दिन यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है, गूगल फॉर्म, उसको भरना है और उसमें आगे पहले लिख देना उत्तरेष्टि पंचकर्मों करके, फिर अपना नाम लिखिए, तो आगे हमें पता चले कि आप ये अटेंड कर चुके हैं, बराबर। तो हमें आपको गाइड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। ये करके आपको फॉर्म भरना है। आपको विदिन 3 डेज में आपको मैसेज भी मिल जाएगा, क्योंकि जब आप शुरू करना है वो आपके पीरियड खत्म होने के बाद से शुरू करनी है। तो जैसे पहला दिन आए आपको गूगल फॉर्म भर के हमें इन्फॉर्म करना है, अपने आप से शुरू मत कर देना। एक आपको फूदिन जीरा जो मिलेगा वो 20 ml खाने से पहले लेना है, आधे घंटे पहले, दोपहर और शाम को। और दूसरा जो है गैस क्योर टेबलेट, वो 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद। ऑल डन। हाँ बिल्कुल, बस्ती का समय ऐसे बताया है कि आपके खाने के बाद आप हाथ धोकर वो सूखे नहीं ना, उससे पहले ही बस्ती दे देनी है। इसलिए जितना मतलब खाना खाने की तुरंत ही आप जितना बस्ती लो, मतलब तुरंत, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। खाना पचने के बाद 2 घंटे के बाद आपने लिया तो उससे अच्छा है कि आप तुरंत ही लीजिए। आगे पीछे भी ले सकते हैं, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे करिए। ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि दोनों को मेंटली सपोर्ट ज़्यादा रहता है, इसलिए। क्योंकि जो फूड का रिस्ट्रिक्शन होता है तो एक को ऐसा लगता है कि ये खाने की इच्छा हो जाती है, ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ये होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर दोनों का साथ में बताती हूँ। आगे पीछे 1-2 दिन रखो, दोनों का विरेचन का दिन एक ही मत रखो, आगे पीछे। जैसे कि आज वाइफ ने शुरू कर किया है तो 2 दिन के बाद वो जेंट्स शुरू करें, तो ऐसे आप करिए।
जो भी आपकी मेडिसिन चालू है तो वो घी के दौरान हो सके तो मत लीजिए और विरेचन के दिन मत लीजिए। बाकी के दिनों में आप शुरू रख सकते हैं। लाइक आप थायराइड की मेडिसिन है या और कोई भी है तो आप घी के दिनों में और विरेचन के दिन में मत लीजिए, बाकी के टाइम में ले सकते हैं। और इस सब में आपके हार्मोनली बैलेंस जो मीन्स पहले और बाद में करवाएंगे ना तो आपको उसमें स्वस्थता पाएंगे, मतलब हार्मोनल्स जो है काफ़ी बैलेंस होते हैं। और इतना घी पीने के बाद भी आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आप रिपोर्ट करवा सकते हैं। डन। अस्तु। कैसा रहा ये सत्र? बहुत अच्छी बात। अब इस पंचकर्म के सत्र के बाद एक और मैं तो अभूतपूर्व ही कहूँगी, अभूतपूर्व सत्र है। और ये जो सत्र है साउंड हीलिंग का सत्र है। आमीबेन जोशी हमारी इसकी विशेषज्ञ हैं, वो ये सत्र विशेष रूप से लेंगी। और ये सत्र विशेष रूप से केवल महिलाओं के लिए है। जो दायित्व है, मैं एक स्त्री हूँ तो बिना किसी पूर्वाग्रह के कह सकती हूँ कि इसकी जो दायित्व है संतति का वो महिला पे बहुत अधिक है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर महिलाओं के लिए। ये साउंड हीलिंग का सत्र केवल महिलाओं के लिए है।